गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। हमने जो इसका पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस वीडियो में हमने डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, ईटोलॉजिकल फैक्टर्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस किए थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लंग कैंसर कर रहे थे, अब हम लंग कैंसर की जो स्टेजेस होती हैं वो करेंगे। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए थोड़ी ऐसी आवाज़ है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेजेस ऑफ कैंसर। अब स्टेजेस ऑफ कैंसर की जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है और तब जाके वो क्लासीफाई होते हैं। तो सबसे मेन जो फर्स्ट स्टेज आती है वो होता है साइज ऑफ द मेन, मतलब साइज ऑफ द कैंसर, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्यूमर। जो स्टार्टिंग में ग्रो होएगा, मतलब स्टार्टिंग में जो आएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्यूमर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है टी वाली, ये साइज के हिसाब से है। तो T0 का मतलब है नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, मतलब वहां पे प्राइमरी ट्यूमर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होएगा। T1 का मतलब होता है ट्यूमर नॉट लार्जर देन 3 सेंटीमीटर नॉट रीच प्लूरा। मतलब अब जैसे लंग के अंदर कैंसर हो रहा था, ठीक है, लंग की लोब्स में कैंसर हो रहा था, तो जो वो कैंसर हो रहा है, एक तो वो फर्स्ट थिंग इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होएगा, और दूसरी चीज़ इसमें है कि वो प्लूरा तक नहीं जाएगा। प्लूरा क्या होता है, जैसे ये हमारी लंग्स है, ये पेराइटल होता है, एक विसरल होता है, ठीक है। जो इसके बीच में स्पेस होती है ना, उसको हम प्लूरा कहते हैं। तो जो लंग में कैंसर है वो बीच वाली स्पेस तक नहीं जाएगा, ठीक है, वो बीच वाली स्पेस तक नहीं जाएगा और वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा कैंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है T2। अगर हम T2 के हिसाब से देखें तो T2 का मतलब क्या होता है, ट्यूमर इज लार्जर देन 3 सेंटीमीटर। अब T1 में क्या था, जो ट्यूमर है वो 3 सेंटीमीटर से छोटा होएगा, लेकिन T2 में क्या होता है, जो कैंसर है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा होएगा और 7 सेंटीमीटर से छोटा होएगा। और ये कहाँ पे होएगा प्रेजेंट, मतलब जो ब्रोंकस है ना उसके आसपास के एरिया में ही कैंसर प्रेजेंट होएगा। नेक्स्ट साइज से अगर क्लासिफाई करें तो आती है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन T3। अब T3 क्या होता है, T2 में जैसे 3 सेंटीमीटर से बड़ा और 7 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर था, ट्यूमर था, तो T3 में क्या होएगा, 7 सेंटीमीटर से लार्जर ट्यूमर होएगा और जो हमारी चेस्ट की वॉल है उसको भी वो जो कैंसर होएगा वो क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है T4। अ ट्यूमर ऑफ एनी साइज हैज़ ग्रोथ इनटू स्पेस बिटवीन द लंग्स, मतलब इसमें 7 सेंटीमीटर से बड़ा होएगा या फिर वो और भी ज़्यादा साइज़ का हो सकता है, उसका कोई साइज़ स्पेसिफाई नहीं है, उसका साइज़ कोई स्पेसिफाई नहीं है। और जो वो ट्यूमर है वो मतलब जितनी भी स्पेस है लंग्स के बीच में वहाँ तक स्प्रेड हो सकता है। वहाँ पे हमने टी मतलब जो ऊपर क्लासिफिकेशन करी थी वो टी के हिसाब से करी थी, मतलब उसके जो ट्यूमर है उसके साइज़ के हिसाब से करी थी। लेकिन जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वेदर कैंसर स्प्रेड टू नियर बाय, मतलब ये इसके ऊपर बेस्ड है, जो कैंसर है वो नियर बाय जो उसके मतलब प्लेसेस है वहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में वो सिर्फ लंग्स तक, ब्रोंकस तक या चेस्ट की कैविटी के अंदर ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरे पार्ट्स तक भी कैंसर स्प्रेड होगा। तो दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, N0। नो स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड्स, मतलब जो आसपास में लिम्फ नोड्स पड़े हैं, ठीक है, आसपास में जो लिम्फ नोड्स पड़े हैं उसके अंदर जो कैंसर है वो स्प्रेड नहीं होगा। N1 का मतलब है स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स विद इन द लंग ब्रोंकस एंटर्स द लंग, मतलब ये लिम्फ नोड्स में स्प्रेड तो करेगा, लेकिन कौन से वाले में, जो लंग के ब्रोंकस के मतलब अंदर एंटर कर रहे हैं लिम्फ नोड्स, उसी में ही कैंसर ये स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट है N2, स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स अराउंड कैरिना एंड मीडियास्टर्म। तो ये मतलब कैरिना किसको बोला है, जैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ से एक लंग स्टार्ट है और यहाँ से दूसरा लंग स्टार्ट है, तो ये जो पोर्शन है ना इसको हमने बोला है कैरिना, ठीक है, इस पोर्शन को हमने बोला है कैरिना। तो कैरिना और मीडिया स्टेनम में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है उसके आसपास जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है वहाँ पे ये स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट है N3 क्लासिफिकेशन, स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स नियर द
कोलर टोन और इधर साइड, मतलब जो लिम्फ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कोलर टोन अभी इन्होंने किसको बोला, जैसे ये नेक है, ये आगे ब्रोंकस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोलर टोन इन्होंने किसको बोला है, यहाँ पे नेक के आसपास, ठीक है। नेक के आसपास जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे, वहाँ तक भी कैंसर जब N3 वाली स्टेज तक पहुँच जाएगा तो वहाँ तक जो कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आती है डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस। अगर किसी को लंग कैंसर है तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, उसके ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट करवाएंगे, एक होएगा सीबीसी और दूसरा है ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। जो सीबीसी है, लुक्स वेदर पेशेंट ब्लड हैज नॉर्मल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब सीबीसी से हमें, जब हम सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट पेशेंट का करवाएंगे, तो इस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि जो पेशेंट का ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो नॉर्मल हैं कि नहीं है, ठीक है। मतलब जितने अमाउंट में सेल प्रेजेंट होने चाहिए उतने प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे प्लेटलेट्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। ये सारे नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो सीबीसी से कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें ये चीज़ पता चलेगी। नेक्स्ट है ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। अब ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट क्या होता है, कैन हेल्प टू स्पॉट abnormalities in some patient organs such as liver or kidneys, for example high level of lactate dehydrogenase। मतलब ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट में क्या होता है, इसमें हमें, अब इसमें जो सीबीसी था इसमें तो नंबर ऑफ ब्लड, मतलब सेल्स प्रेजेंट हो रहे थे ना, कितने सेल्स हैं ब्लड के अंदर। लेकिन जो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है इसमें ये पता चलेगा, जैसे कोई ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनीज हो गया या लिवर हो गया, तो इसमें कोई अबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है। जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है तो इसकी वजह से ये लिवर को इफेक्ट करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, ठीक है। इसी वजह से प्रॉब्लम पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में दो टाइप के जैसे टेस्ट कर रहे थे, सीबीसी और ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। अब इमेजिंग टेस्ट की बात करते हैं। जो इमेजिंग टेस्ट है जिसमें हमें इमेजेस शो होंगी, नाम से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट उसमें करेंगे चेस्ट एक्सरे। मतलब चेस्ट का एक्सरे देख करवाएंगे जिसमें हमें अबनॉर्मल साइज, मतलब जो अबनॉर्मल एरियाज है लंग्स के अंदर उसका हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, डिटेल्स क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ पेशेंट बॉडी। मतलब क्रॉस सेक्शनल इमेजेस, मतलब का मतलब है हमें 360 डिग्री में पेशेंट की जो बॉडी है उसका एंगल, 360 डिग्री के एंगल से पेशेंट की बॉडी में सब कुछ पता चल जाएगा सीटी स्कैन में। उसके साइज के बारे में, शेप के बारे में, उसकी क्या पोजीशन है, लंग के अंदर ट्यूमर कहाँ पे है, कितना इनलार्ज है, और लिम्फ ट्यूमर्स कितने लिम्फ नोड्स तक वो फैला हुआ है। 360 डिग्री मतलब चारों तरफ से हम जो ऑर्गन है उसको देख सकते हैं सीटी स्कैन के थ्रू। Next is CT guided needle biopsy. If a suspected area of cancer is deep within patient body, CT scan can be used to guide a biopsy needle into the suspected area. अब CT स्कैन में ऊपर से इमेजेस आ रही थी, लेकिन अगर कैंसर ऑर्गन के अंदर डीपली है, मतलब ज़्यादा अंदर डीप है, तो हम क्या करेंगे, CT गाइडेड नीडल बायोप्सी करेंगे। उसकी बायोप्सी के थ्रू हम क्या करेंगे, जिस भी ऑर्गन में कैंसर है, जैसे यहाँ पे लंग की बात करी हुई है, तो हम एक नीडल इंसर्ट करेंगे ऑर्गन के अंदर, और फिर उससे हम एक, मतलब एक वो होता है कैमरा भी होता है, वो भी इंसर्ट करते हैं साथ में। जैसे ये बॉडी है, नीडल भी इंसर्ट कर दी, दूसरी तरफ से कैमरा इंसर्ट कर दिया। कैमरा हमें जो स्क्रीन है वहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करेगा कि जो जो अंदर चेंजेस है बॉडी के अंदर, नीडल की कैमरे की हेल्प से। अब नेक्स्ट है नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी में क्या करेंगे, एक हॉलो नीडल लेंगे टू गेट अ स्मॉल सैंपल फ्रॉम अ सस्पिशियस एरिया। मतलब अगर उस मास एरिया में मतलब क्या प्रेजेंट है, वो अगर उस एरिया में कैंसर प्रेजेंट है, अगर हम और हमें वहाँ का उस एरिया का सैंपल लेना है, तो हम नीडल बायोप्सी उस पेशेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी, फाइंड सम ट्यूमर्स और ब्लॉकेजेस इन दी लंग्स। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करेंगे, हम कैमरा अंदर इंसर्ट करेंगे और जो भी लंग्स के अंदर कुछ ट्यूमर्स है उसको, जिसमें भी स्कोपी का वर्ड यूज हो गया ना, स्कोपी का मतलब भी होता है विजुअलाइज करना विद द हेल्प ऑफ द कैमरा एंड स्क्रीन, ठीक है। तो स्कोपी का मतलब ये होता है विजुअलाइज करना।
तो ब्रोंकोस्कोपी में हम लंग के कुछ पार्ट्स को विजुअलाइज करेंगे। अब थोरैकोस्कोपी में क्या करेंगे, स्प्रेड टू प्लेसेस इन लंग्स एंड चेस्ट वॉल और द लाइनिंग, मतलब जो चेस्ट वॉल है उसकी लाइनिंग जो होगी वहाँ पे देखने के लिए भी अगर कोई कैंसर प्रेजेंट तो नहीं है तो हम थोरैकोस्कोपी करेंगे पेशेंट की। अब आते हैं कि अगर किसी को लंग कैंसर है तो हम उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट चीज़ आती है फोटोडायनेमिक थेरेपी। अब फोटोडायनेमिक थेरेपी से क्या होगा, used to treat very early stage lung cancers that are only in the outer layer of the lung airway। मतलब फोटोडायनेमिक थेरेपी में क्या होता है, ये एक ऐसी थेरेपी है जो अर्ली स्टेज में जो लंग कैंसर होंगे ना उनको ट्रीट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है थोरेसेंटेसिस। थोरेसेंटेसिस का मतलब ये होता है कि जब अगर किसी की लंग है ये, ठीक है, और ये जो बीच में स्पेस है प्लूरा, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो गया है, मतलब पेशेंट को क्या हो गई है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया पेशेंट को। तो थोरेसेंटेसिस क्या करेगा, इस प्लूरल इफ्यूजन को ड्रेन आउट करने के लिए, ये जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है इसको ड्रेन आउट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको थोरेसेंटेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, लेजर थेरेपी। अब लेजर थेरेपी क्या होती है, ट्रीट वेरी स्मॉल ट्यूमर्स इन दी लाइनिंग ऑफ द एयरवेज। मतलब जो लाइनिंग ऑफ एयरवेज है, अब एयरवेज जैसे नोज की लाइनिंग होगी, ब्रोंकस की लाइनिंग होगी, लंग्स की लाइनिंग होगी, ट्रेकिया की लाइनिंग, ओरोफेरिंग्स की लाइनिंग, नेजोफेरिंग्स की लाइनिंग, मतलब जो भी हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं ना, हर एक की मतलब जो मतलब एयरवे है, ब्रीदिंग कैविटी है, उसकी लाइनिंग में जो भी कैंसर प्रेजेंट है उसको ट्रीट करने के लिए हम लेजर थेरेपी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पहले हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी थी, अब हम करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी हम इसमें मेडिसिन यूज कर रहे हैं कैंसर में, मोस्टली इसमें जो यूज होता है वो कीमोथेरेपी ड्रग्स ही यूज होते हैं कैंसर के लिए, कीमोथेरेपी ड्रग्स ही बने होते हैं। जैसे अब किसी को मतलब वो आ गई, वॉमिटिंग आ गई, तो उसके लिए एंटी एमेटिक ड्रग्स होते हैं, मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, एमेटिक मतलब वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे उनको एंटी एमेटिक्स बोलेंगे। ऐसे ही कैंसर के अगेंस्ट जो ड्रग्स वर्क करेंगे उसको कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स बोलेंगे। तो फर्स्ट है कीमोथेरेपी। फॉर लंग कैंसर कीमोथेरेपी, डेट इज कीमो, जिसको हम कीमो भी बोलते हैं, इज द ट्रीटमेंट विद एंटी कैंसर ड्रग्स, उसको एंटी कैंसर ड्रग्स बोलेंगे या फिर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। इंजेक्टेड इनटू द वेन एंड टेकन बाय द माउथ, मतलब जो ये कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं या तो हम वेन्स के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रावेनस, या फिर हम माउथ मतलब ओरली जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू भी पेशेंट के अंदर ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। These drugs enter the bloodstream and go throughout the body, making the treatment useful for the cancer anywhere in the body। मतलब ये क्या करते हैं, अगर हम वेन्स में ब्लड डाल रहे हैं तो वेन्स में जो ब्लड है वो तो सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है ना, जब वो ब्लड सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होएगा तो सारी बॉडी के अंदर अगर कहीं भी कैंसर प्रेजेंट है तो उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अब जो ड्रग कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं वो होते हैं सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, पेक्लिटेक्सेल और डोकीटेक्सेल। जिसके पीछे प्लेटिन और टेक्सेल लगा होगा, जिन भी ड्रग्स के पीछे, वो हमेशा कीमोथेरेपी ड्रग्स होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी समझाया, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनके पीछे ऑल लगा होता है, तो ऐसे ही जो केमोथेरेपेटिक ड्रग्स होंगे उनके पीछे प्लेटिन और टेक्सेल लगा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। मतलब विद द हेल्प ऑफ द सर्जरी, ऐसी कौन सी सर्जरीज है जिससे हम कैंसर को ट्रीट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आती है लोबेक्टमी। लोबेक्टमी के में क्या करेंगे, जैसे 3 पार्ट्स है, 3 लोब में से एक लोब में कैंसर हो रखा है तो उस लोब को ही रिमूव कर देंगे, उसको करेंगे लोबेक्टमी। अब ये जो लोबेक्टमी मतलब ये जो वर्ड होता है एक्टमी, ये वर्ड ही रिमूवल के लिए बना होता है, जिसके पीछे भी एक्टमी लगा होगा मतलब उसका रिमूवल। सेगमेक्टमी और विच रिसेक्शन, वन पार्ट ऑफ द लोब इज,
मतलब लोब का एक पार्ट अगर एक सेगमेंट रिमूव होगी तो उसको सेगमेक्टमी बोलेंगे। न्यूमोनिएक्टमी रिमूव्स इंटायर लंग, माइट बी नीडेड इफ ट्यूमर इज क्लोज टू द एंड ऑफ द चेस्ट। मतलब इसमें क्या करेंगे, हम पूरी लंग को रिमूव कर देंगे। और ये कब चीज़ नीड होती है, जब जो कैंसर है वो चेस्ट की आसपास वाले एरिया में भी है। तो अगर हम पूरा ही लोब को रिमूव कर देंगे तो ना ही तो वो कैंसर है आसपास की बॉडी में फैलेगा, क्योंकि जो कैंसर होता है ना, कुछ कैंसर बेनाइन भी होते हैं, कुछ कैंसर मैलिग्नेंट भी होता है। जो कैंसर मैलिग्नेंट होंगे तो वो आसपास की ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए उसको लोब को हम रिमूव कर देंगे ताकि आसपास के ऑर्गन में वो स्प्रेड ना हो। और न्यूमेक्टमी के बाद जो न्यूमोक्टमी के बाद जो प्रोसीजर आता है वो है वैट्स। वैट्स का मतलब है वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। तो इसमें क्या होएगा, ये आउटर पार्ट्स ऑफ द लंग के लिए बनी है। जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है, आउटर पार्ट्स मतलब जो लंग के बाहर वाले पोर्शन है उसके लिए बनी है, ये वहीं पे ही होता है, वहीं पे ये वर्क करता है। ठीक है। टू प्लेस हैविंग द कैमरा थ्रू द स्मॉल कट इनटू द चेस्ट। मतलब वीडियो असिस्टेड मतलब है ये कि हमारे पास स्क्रीन होगी, उसके ऊपर हमें वीडियो दिखाई जाएगी और हम एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे जो चेस्ट है उसकी आसपास की कैविटी में ट्यूब इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे जो भी कैंसर है वो हमें विजुअलाइज होएगा स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसको हम RFA शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। एब्लेशन में क्या करेंगे, जो हाई एनर्जी रेडियो वेव्स है उसको ट्यूमर जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसको हीट करेंगे। मैंने ये फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत ईजिली समझाया हुआ है। हीट करने के बाद ट्यूमर को नीडल इंसर्ट करेंगे जहाँ पे भी थ्रू द स्किन, मतलब स्किन के थ्रू नीडल को इंसर्ट करेंगे एंड मूव टिल द टिप ऑफ द ट्यूमर। नीडल इंसर्ट करने के बाद जहाँ पे भी टिप है ट्यूमर की वहाँ तक इंसर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दी प्रोब, मतलब जो वो प्रोब है उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, ट्यूमर को हीट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट है वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द हीट। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस। जो एयरवे वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यों, ट्रेकियोब्रोंकियल की सिक्रीशंस इतनी ज़्यादा होगी, स्पूटम आएगा और जो एयरवे वो प्रॉपर क्लीन अप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कैपेसिटी। ब्रीदिंग पैटर्न भी प्रॉपर नहीं होएगा, जो ऑक्सीजन है ना ही तो वो प्रॉपर आएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ही वो प्रॉपर बाहर जाएगी, जिसकी वजह से जो लंग की कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड है ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड एंड डिक्रीज फूड इनटेक। इसमें हमने देखा था पेशेंट का वेट लॉस हो रहा था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देखा था, और पेशेंट को एनोरेक्सिया भी हो रहा था। भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होगा, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी ऑल्टर्ड हो जाएगा, मतलब वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेटाबॉलिक जो डिमांड है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म की बॉडी के अंदर डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जो उसका फूड इनटेक है वो तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि पेशेंट को एनोरेक्सिया हो रहा था। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, पेशेंट को भूख नहीं लग रही थी तो वो खाना नहीं खाएगा। फोर्थ डायग्नोज बनता है एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज। मतलब पेशेंट को क्या होगी, एंजाइटी होगी, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको कैसे ट्रीट करूँ। नेक्स्ट डायग्नोज है पेन रिलेटेड टू प्रेशर ऑफ ट्यूमर। मतलब जो पेन होएगी उसको, क्योंकि जो ट्यूमर है वो लंग की साइज, जो ट्यूमर हो रहा है, कैंसर जो सेल्स है वो स्प्रेड हो चुके हैं और उसने उस एरिया को कंप्रेस कर दिया, प्रेशर पा दिया एरिया पे, तो पेन भी होएगी पेशेंट को। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट मैंने ये आपको कंप्लीट किया पार्ट 2 भी अपना, और जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। अगर कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी वीडियो अगर समझ आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।